जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास नंबर आज 12 रहेगी और साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास 12 के अंतर्गत आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यक्तित्व का मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो संपूर्ण विधियां यहाँ पे रहेगी। प्रक्षेपी विधियां, अप्रक्षेपी विधियां, यानी सभी विधियां इस चैप्टर के अंतर्गत रहेगी। तो इस पूरे वीडियो को आप देखें ताकि आप सभी विधियों का अच्छी प्रकार से आप अध्ययन कर पाएं। वीडियो से एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं, तो जो वीडियो से जो एक दो क्वेश्चन रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आते हैं उसको भी आप पक्का करें। किसी प्रकार से हमें क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए, तो अपने को वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि हम इन विधियों के बारे में अच्छी प्रकार से जान सकें। व्यक्तित्व मापन की विधियां, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में, यानी व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, व्यक्तित्व की मापन की विधियों के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां, तो आप इन विधियों के बारे में अच्छी प्रकार से जानें कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में अपने जानते हैं। 1880 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन, इन 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व मापन के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। यानी सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रयोग कब हुआ? 1880 ईस्वी में हुआ। ये ध्यान रखना, 1880 में किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व मापन विधि का प्रयोग किया था। 1880 में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व मापन की विधि का सर्वप्रथम क्या हुआ? प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले कौन सी विधि आती है? प्रश्नावली आती है। ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सी विधि आती है? प्रश्नावली आती है। कब आई थी? 1880 में सबसे पहले प्रश्नावली विधि आई थी। और प्रश्नावली विधि को लाने वाले कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन थे। फ्रांसिस गाल्टन इस विधि को लेकर के आए थे। सर्वप्रथम परिसूची का निर्माण, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम परिसूची का निर्माण वुडवर्थ ने 1919 में किया। सबसे पहले परिसूची का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने किया था। कब किया? 1919 के अंतर्गत किया। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले परिसूची का निर्माण 1919 ईस्वी में किया था। इसे उन्होंने पर्सनल डाटा शीट नाम दिया। यानी जो इस परिसूची का निर्माण किया, इसको इन्होंने पर्सनल डाटा शीट के नाम से इसको नामकरण किया गया था, इसका नाम दिया गया था। एलिस ने लिखा है कि हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है और इसलिए हमारे व्यक्तित्व परीक्षण अभी तक अधिकांश रूप में जांच की कसौटी पर है। यानी एलिस क्रो की एक कोटेशन है, उनका कहना है कि हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है। यानी हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी तक पर्याप्त प्रगति नहीं की है अभी तक, इसलिए हमारे व्यक्तित्व परीक्षण अभी तक अधिकांश रूप में जांच की कसौटी पर है। जो हमारे व्यक्तित्व के परीक्षण हो रहे हैं वो अभी एक जांच की कसौटी पर है, यानी उसको अंतिम रूप नहीं दे सकते। तो इस प्रकार उन्होंने ये अपनी कोटेशन दी थी कि अभी ये जांच परीक्षण वो सारे क्या है? कसौटी पे हैं। अब व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने जो चार्ट दिखाया गया था, ये चार्ट दिखाया गया है, इस चार्ट के अंतर्गत दो प्रकार की विधियों का उल्लेख किया है महत्वपूर्ण से, प्रक्षेपण विधियां और अप्रक्षेपण निरप्रक्षेपण विधियां। तो ये दो प्रकार कौन कौन से? पहली है प्रक्षेपण विधियां, दूसरी है अप्रक्षेपण या निरप्रक्षेपण विधियां। यानी प्रोजेक्टिव मेथड और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। आप प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत कौन से, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत कौन कौन सी आती है उसके बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्टिव मेथड अपने देखते हैं। इसमें पहली है रोर्सा परीक्षण, जिसको अपने शाही दबाव परीक्षण कहते हैं। दूसरी है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, TAT, यानी इसको अंग्रेजी में थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। तीसरी है बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, या अंग्रेजी में कहते हैं CAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण हिंदी में कहते हैं। चौथी है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। चौथी कौन सी है? वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। उसके बाद आती हैं आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषणात्मक विधियां।
तो आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है आत्मकथा आती है, प्रश्नावली आती है, जीवन व्रत आती है, साक्षात्कार आती है और स्थिति परीक्षण आती है। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती प्रक्षेपण निरीक्षण, निर्धारण मापनी, समाजमिति, निष्पादन परीक्षण। और मनोविश्लेषण के अंतर्गत मुक्त, स्वतंत्र शास्त्रीय और सौपन विश्लेषण विधि। तो ये आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषण विधियों के अंतर्गत आती है। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट, यानी जो पर्सनालिटी के टेस्ट हैं, जो विधियां हैं, यानी जो ये विधियां हैं इसी के अंतर्गत भी टेस्ट आते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। वे अनकंफर्टेबल ट्रूथ पर्सनालिटी टेस्ट है। बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी टेस्ट बने हुए हैं जिसके माध्यम से अपने बच्चे की पर्सनालिटी को देख सकते हैं, व्यक्तित्व को मापा जा सकता है। तो इस प्रकार की इन विधियों का प्रयोग उस समय पे किया गया है और इन विधियों का बहुत बड़ा प्रयोग है। तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनके बारे में आपने अभी चर्चा करेंगे। पहली आती है प्रक्षेपण विधियां, यानी प्रोजेक्टिव मेथड आती है। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं कौन सी विधियों की, प्रक्षेपण विधियों की, जो प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत अपने ये विधियां आती हैं। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने किया। यानी प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सिगमंड फ्रायड ने किया, ध्यान रखना। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था। तो इसको अपने प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सिगमंड फ्रायड ने किया, ये अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया था। प्रक्षेपण प्रक्षेपण विधियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्ति के अचेतन को जानना है। यानी प्रक्षेपण विधियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है जो व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है, जो अपने कल इसके बारे में चर्चा कर रहे थे पहले, इससे पहले वाली क्लास में, 11वीं क्लास में अपने चर्चा की थी। तो उसी अचेतन मन को जानना है। यह ऐसी उत्तेजक परिस्थितियां हैं जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपने विचारों संवेगों को प्रकट कर देता है। प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ है आरोपण, अर्थात बालक अपने मन की भावनाओं को किसी चित्र व उद्दीपन के द्वारा आरोपित करते हुए अभिव्यक्त करता है। अर्थात प्रक्षेपण से अभिप्राय अचेतन को जानने को उस प्रक्रिया से है, जानने की उस प्रक्रिया से है जिससे व्यक्ति अपने विचारों, दृष्टिकोणों, संवेगों, गुणों, आवश्यकताओं आदि को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के माध्यम से अप्रोक्ष ढंग से अभिव्यक्त कर देता है। यानी प्रक्षेपण का मतलब है कि जो उसके व्यवहार में है तो उसको वो आरोपित कर देता है किसी दूसरे डायग्राम्स पे या कोई इस प्रकार के वस्तुओं पे, तो उसका उनको अभिव्यक्त कर देता है, यानी अप्रोक्ष रूप से उनको अभिव्यक्त कर देता है। तो ये किसके अंतर्गत होता है, प्रक्षेपण के अंतर्गत होता है। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड ने किया था। ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछा भी हुआ है और पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। इस विधि के माध्यम से व्यक्तित्व संबंधी उन बिंदुओं की जानकारी मिलती है जिनके बारे में व्यक्ति खुद नहीं जानता है और प्रक्षेपाय परीक्षण निम्नलिखित है। यानी यह जो विधि है इसके माध्यम से व्यक्तित्व संबंधी उन बिंदुओं की जानकारी मिलती है, यानी व्यक्तित्व से जुड़े उन बिंदुओं की जानकारी मिलती है जिनके बारे में व्यक्ति खुद नहीं जानता है। यानी व्यक्ति को खुद पता नहीं होता है, वो जानता ही नहीं है। अब उन कुछ प्रक्षेपाय परीक्षण कौन कौन से उसके बारे में अपने चलते हैं। पहला एक महत्वपूर्ण प्रक्षेपाय परीक्षण वो है रोर शाही धब्बा परीक्षण। काफी महत्वपूर्ण परीक्षण है, काफी चर्चित है ये परीक्षण, रोर शाही धब्बा परीक्षण, और बहुत ही है जिसको अंग्रेजी में रोर इंकव्लोक टेस्ट भी कहते हैं, RIT। तो इस प्रकार रोर इंकव्लोक टेस्ट एक्सप्लेनिड। तो इस प्रकार रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण एक महत्वपूर्ण परीक्षण आता है। रोर्सा मसी लक्ष्य परीक्षण, अब इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई जगह इसको रोर्सा मसी लक्ष्य परीक्षण भी कहते हैं, कई जगह इसको शाही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रोर्सा मसी लक्ष्य परीक्षण और रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण एक ही बात है। तो रोर्सा मसी लक्ष्य परीक्षण होता है तो ये रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण है, और अंग्रेजी में कहते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट IBT। शॉर्ट में क्या कहते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट, शॉर्ट में IBT कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये शॉर्ट में IBT भी लिखा होता है, जब इसका टेस्ट पे ये IBT लिखा होता है, ये ध्यान रखना। शॉर्ट में IBT
IBT शॉर्ट में इसका नाम होता है। अब ये जो परीक्षण है ये कब इजाद किया गया था? 1921 में, ये ध्यान रखना। रोरसा मसीह लक्ष्य परीक्षण, रोरसा सही दबाव परीक्षण यानी इंक ब्लॉक टेस्ट IBT 1921 में प्रतिपादित किया गया था। व्यक्तित्व मापन के लिए मसीह लक्ष्य सही दबाव परीक्षण का प्रयोग करने वाला हरमन रोरसा प्रथम व्यक्ति नहीं था, फिर भी इस दिशा में उसका कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा व्यापक था, जो सन 1911 से 1921 तक लगभग 10 वर्षों तक लगातार चला और इस परीक्षण का प्रतिपादन 1921 में किया गया। हरमन रोरसा स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। अब हरमन रोरसा या रोरसा मसीह लक्ष्य सही दबाव परीक्षण यानी एक ब्लड टेस्ट के प्रतिपादक कौन थे? हरमन रोरसा थे, ये ध्यान रखना। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। कार्य कब शुरू हुआ? 1911 में। 10 साल तक इसमें कार्य चला था। तो इसलिए अपने को इसमें इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि हरमन रोरसा सही दबाव जो परीक्षण है वो हरमन रोरसा ने दिया था, 1921 में प्रतिपादित किया था। 1911 से 21 तक 10 वर्ष तक इसमें इन्होंने काम किया था। उनका मानना है कि व्यक्ति का व्यवहार चेतन से अचेतन पर अवलंबित रहता है, यानी उनका मानना है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो चेतन से अचेतन पर क्या रहता है? अवलंबित रहता है। और व्यक्ति का कोई भी कार्य जो उसके अचेतन से वंचित होता है उसके व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है तथा उसके व्यक्तित्व की यथार्थ विशेषताओं का द्योतक है। रोरसा ने कहा कि इसी तरह की अभिव्यक्ति उसके समक्ष किसी अपरंपरागत उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में व्यक्ति अत्यधिक क्रियाशील होता है। उस स्थिति में उसके वास्तविक लक्षणों के विषय में जानकारी अर्जित की जा सकती है। यानी यहाँ अपने को ध्यान रखना, उनका मानना है कि व्यक्ति का व्यवहार चेतन से अचेतन पर अवलंबित रहता है और व्यक्ति का कोई भी कार्य जो उसके अचेतन से वंचित होता है तो उसके व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है तथा उसके व्यक्तित्व की यथार्थ विशेषताओं का द्योतक है। रोरसा ने कहा कि किसी तरह की अभिव्यक्ति उसके समक्ष किसी अपरंपरागत उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में व्यक्ति अत्यधिक क्रियाशील होता है। उस स्थिति में उसके व्यक्तिक लक्षणों के विषय में जानकारी अर्जित की जा सकती है। यानी ये रोरसा का ये मानना था कि ऐसा एक कोई भी व्यक्ति पर हम परीक्षण करते हैं तो वो इसी तस्वीर को देख करके अपनी प्रतिक्रिया वो व्यक्त कर देता है। अब परीक्षण सामग्री इसके अंतर्गत कौन सी आती है उसके बारे में अपने यहाँ पे देखते हैं। परीक्षण सामग्री क्या है? रोरसा मसीह लक्ष्य रोरसा स्याही दबाव परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? टोटल 10 कार्ड होते हैं। ध्यान रखना, ये कार्ड पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, कार्ड पूछे जाते हैं। हर टेस्ट, बहुत सारे टेस्टों में कार्ड प्रयोग होते हैं। तो कौन से परीक्षण में कौन कितने कार्ड प्रयोग होते हैं ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये अपने को बीच में 10 कार्ड प्रयोग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक पर एक सम्मित मसीह लक्ष्य यानी इंक ब्लॉट बना होता है। इसमें क्या होता है? एक इंक ब्लॉट बना होता है। 5 कार्डों पर काले, 2 कार्डों पर काले और सफेद तथा लाल रंग के तथा 3 कार्ड पर कई रंगों के शाही धब्बे बने होते हैं। ये भी ध्यान रखना कि कितने कार्डों पर काले बने होते हैं? 5 कार्डों पर। कई बार ये पूछ लेते हैं। 2 कार्डों पर काले सफेद व लाल रंग के, 5 कार्डों पर काले रंग के, 2 कार्डों पर काले सफेद और लाल रंग के तथा 3 कार्ड पर कई रंगों के शाही के धब्बे बने होते हैं। अब इसके बाद इसकी परीक्षण की विधि आती है कि परीक्षण की विधि क्या है। रोरसा मसीह लक्ष्य परीक्षण का प्रयोग करने के लिए परीक्षण की जरूरत होती है। परीक्षण प्रयोग करने से पहले परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को निर्देश दिए जाते हैं और उपयुक्त निर्देश उपरांत वह एक एक करके ये कार्ड देखने के उपरांत आकृति के बारे में पूछता है और बालक जो भी प्रतिक्रिया करता है परीक्षक उन्हें चार्टों पर अंकित कर लेता है और फिर चार्टों की सहायता से परीक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह परीक्षण किशोर बच्चों हेतु अर्थात 13 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। यानी रोरसा जो परीक्षण है वो कितने आयु के बच्चों के लिए? 13 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो 13 वर्ष से जो 19 वर्ष के बच्चे हैं, 13 वर्ष से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हीं पे ये कारगर है, बाकी भी कारगर नहीं है। ध्यान रखना अपने को
किशोर बच्चों पे ये कारगर होता है। अब जो कार्ड होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, देखते हैं यहाँ रोड से शाही दबा परीक्षण का एक नमूना दिखाया गया है। ये शाही का धब्बा है कार्ड पे, तो इसी कार्ड पे जो ये धब्बा बनाया गया है इसी के बारे में बच्चों से पूछा जाता है। अभी ये धब्बा अब बच्चों के सामने ये कार्ड दिखाया जाता है, कार्ड लाया जाता है, बच्चे से पूछा जाता है कि इस कार्ड में तस्वीर किसकी है। इस तस्वीर को देख करके आपको इसका विश्लेषण करके बताना होता है। तो इस प्रकार यानी ये ऐसे कार्डों का प्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे कार्ड बने होते हैं, यानी जो मैंने कुल कितने कार्ड बताए, 10 कार्ड बनाए, तो 10 कार्डों में शाही के धब्बे इसी प्रकार के बने होते हैं। उसके बाद इसका विश्लेषण आता है। यदि अपन इसका विश्लेषण करें, बात विश्लेषण की करते हैं, तो परीक्षार्थी का अनुक्रियाओं के विश्लेषण एवं व्याख्या में निम्नलिखित 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। यानी विद्यार्थी की अनुक्रियाओं के विश्लेषण एवं व्याख्या में इन 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 स्थान का, नंबर 2 गुण का, नंबर 3 विषय का, नंबर 4 समय का। यानी स्थान, गुण, विषय और समय का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। निष्कर्ष में क्या है, यदि परीक्षार्थी द्वारा संपूर्ण धब्बों को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया दी गई है तो वह व्यवहारिक व्यक्ति न होकर सैद्धांतिक व्यक्ति है। यानी यदि परीक्षार्थी द्वारा संपूर्ण धब्बों को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया दी गई है तो वह व्यवहारिक व्यक्ति न होकर सैद्धांतिक व्यक्ति है। दूसरा, यदि परीक्षार्थी द्वारा धब्बों के आंशिक भागों के प्रति प्रतिक्रिया की गई है तो वह छोटी छोटी और अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान देने वाला व्यक्ति है। यानी यदि परीक्षार्थी द्वारा धब्बों के आंशिक भागों के प्रति प्रतिक्रिया की गई है तो वह छोटी छोटी और अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान देने वाला व्यक्ति है। तीसरा क्या है, यदि परीक्षार्थी द्वारा धब्बों में मानव या पशुओं द्वारा गति देखी गई है तो वह अंतर्मुखी व्यक्ति है। यानी परीक्षार्थी के द्वारा धब्बों में मानव की आकृतियों को उन्होंने देखा है या पशुओं के द्वारा गति देखी गई है तो वह अंतर्मुखी व्यक्ति है। यदि परीक्षार्थी द्वारा रंगों के प्रति प्रतिक्रिया की गई है तो उसमें संवेगों की अधिकता है। यदि परीक्षार्थी ने इन धब्बों को देख करके रंगों के बारे में प्रतिक्रिया दी है तो वो विद्यार्थी क्या है, संवेगों की अधिकता है उसमें। तो इस विद्यार्थी में क्या रंगों में प्रतिक्रिया देगा तो संवेगों की अधिकता है। तो यहाँ अपने को ये बात ध्यान रखना है, स्थान, गुण, विषय और समय, ये क्या है, ये इन बातों का ध्यान रखा जाता है। यदि परीक्षार्थी द्वारा इन धब्बों को देख करके या धब्बों को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया दी गई है तो व्यवहारिक व्यक्ति न होकर सैद्धांतिक व्यक्ति होगा। यदि परीक्षार्थी धब्बों के आंशिक भागों के प्रति प्रतिक्रिया देता है तो वह छोटी छोटी और अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान देने वाला व्यक्ति है। और यदि विद्यार्थी द्वारा धब्बों में मानव या पशुओं द्वारा गति देखी गई है तो वह अंतर्मुखी व्यक्ति है। तो फिर वह क्या है, अंतर्मुखी व्यक्ति है। पशुओं और मानव की द्वारा गति देखी तो अंतर्मुखी व्यक्ति है। यदि द्वारा यदि परीक्षार्थी द्वारा रंगों के प्रति प्रतिक्रिया की गई है तो उसमें संवेगों की क्या है, अधिकता है। तो ये जो रोड्स एसआई धब्बा परीक्षण है उसमें रोड्स परीक्षण के इन धब्बों को इस प्रकार दिखाया गया। जैसे ये धब्बा देखिए, उसके बाद दूसरे वाले धब्बे में आप देखिए किस प्रकार ये दबाव बनाया गया है अपने एक शाही से। तो इस प्रकार के कुल 10 कार्ड होते हैं और इन्हीं 10 कार्डों को प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसकी उपयोगिता क्या है, अपने उपयोगिता के बारे में यहाँ देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता, इस परीक्षण के माध्यम से परीक्षार्थी के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्षों को मापा जाता है। यानी इस परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को मापा जाता है। मानसिक रोगों के निदान, उपचार, बाल निर्देशन में भी इस परीक्षण का प्रयोग होता है। यानी मानसिक रोगों के निदान में होता है, उपचार में होता है, बाल निर्देशन भी इस परीक्षण से प्रयोग में होता है। अब अपने एक उदाहरण लेते हैं कि बच्चों को शाही के धब्बे दिखाने पर उन धब्बों में किसी को फूल, किसी को पशु, ऊंट, कुत्ता, गाय आदि, किसी को भूत, प्रेत आदि नजर आए तो उस बच्चे का व्यक्तित्व उसी आधार पर तय किया जाएगा। फूल दिखने पर वह बालक प्रकृति प्रेमी, पशु की आकृति दिखने पर वह
पशु पक्षी प्रेमी और भूत प्रेत की आकृति देखने पर उसमें भय अधिक विद्यमान होता है। तो इस प्रकार यानी जो बालक जिस प्रकार की आकृति देखेगा उसका वैसा ही व्यक्तित्व होगा। यदि बच्चों में स्याही के धब्बों यदि बच्चों को स्याही के धब्बे दिखाने पर उन धब्बों में किसी को फूल, किसी को पशु, ऊंट, कुत्ता, गाय, किसी को भूत प्रेत आदि नजर आए तो उस बच्चे का व्यक्तित्व उसी आधार पर तय किया जाएगा। फूल दिखने पर बालक को प्रकृति प्रेमी होगा, पशु की आकृति देखने पर वह पशु प्रेमी होगा, भूत प्रेत की आकृति देखने पर उसमें भय होगा, भय अधिक विद्यमान होता है। तो इस प्रकार जैसे उन धब्बों को देख करके जैसे वो आकृति को बताता है वैसे ही उनका व्यवहार है, वो व्यक्तित्व है, वो निर्धारित किया जाता है। यानी उसी प्रकार के व्यक्तित्व का बालक होगा। तो इस प्रकार अपने रोरसा धब्बा परीक्षण के माध्यम से बच्चे का व्यक्तित्व का मापन है वो किया जा सकता है। बहुत अच्छा ये परीक्षण है और काफी मनोविज्ञान के अंतर्गत चर्चित है, बड़े स्तर पे ये प्रयोग होने वाला भी परीक्षण होता है। तो इस प्रकार ये वैसे भी आरपीसी की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक धब्बा परीक्षण से, बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो इसलिए इंक ब्लॉक टेस्ट है IBT, इसको अच्छी प्रकार से आप समझें और इसी प्रकार से इस पे ध्यान दें, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। दूसरा जो टेस्ट आता है वो आता है थेमेटिक, यानी आगे वाला जो टेस्ट आता है वो आता है, कौन सा आता है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी TAT। कौन सा आता है, थेमेटिक एप्रिसिएशन और टेस्ट, TAT। यानी इसका नाम क्या होता है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है और शॉर्ट में नाम होता है TAT, यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। T का थेमेटिक होता है, A का एप्रिसिएशन होता है और फिर T का टेस्ट होता है। तो ये TAT शॉर्ट में देखो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण टेस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। इसलिए इस टेस्ट को भी अपने को ध्यान से समझना है कि ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको अपने हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और अंग्रेजी में कहते हैं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। शॉर्ट में नाम है TAT, यानी TAT, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की एक प्रसिद्ध विधि है। इसे प्रौढ़ बोध परीक्षण, अंत चेतना परीक्षण एवं कक्षा प्रसंग परीक्षण कहते हैं। इसकी रचना सन 1935 में HA मुरे ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। यानी इसकी रचना किसने की, सन 1935 में HA मुरे ने की थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। बाद में 1938 में मॉर्गन के साथ मिलकर इस परीक्षण का संशोधन किया गया। यानी 1938 में मॉर्गन के साथ मिलकर के इस परीक्षण का क्या हुआ, संशोधन किया गया। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने चित्रों का, 30 चित्रों का, मतलब जो कार्ड है 30 कार्ड पे चित्र बने होते हैं और एक कार्ड सादा होता है। कुल मिलाकर के 31 कार्ड होते हैं। ये सभी चित्र पुरुषों तथा स्त्रियों के हैं। इनमें 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए होता है। सामान्यतः अंतिम 10 चित्रों को ही उपयुक्त किया जाता है। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यानी यहाँ पे ये ध्यान रखना, भी कार्डों की संख्या ध्यान रखना, ये पूछी हुई एक बार पूछ भी जा सकते हैं। परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है, 30 कार्डों का प्रयोग होता है। ये सभी चित्र पुरुषों और स्त्रियों के हैं। किसके हैं, पुरुषों के भी है, स्त्रियों के हैं। इसमें 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए है। सामान्यतः अंतिम 10 चित्रों को ही प्रयुक्त किया जाता है। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यानी बालक को चित्र दिखाए जाएंगे और उसके बाद बालक को बोला जाएगा कि आप इस पे कहानी लिखिए। तो इस प्रकार बालक को चित्र दे करके कहानी लिखनी होती है, कहानी लिखवाई जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखने वाली बात है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि ये आपको पता होना चाहिए, इन बातों का ध्यान होना चाहिए। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं, जिनमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं और एक कार्ड सादा होता है।
जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापना है तो उसकी उम्र के अनुसार इन 31 कार्डों में से 20 कार्ड यानी 19 चित्र वाले व सादा कार्ड का चयन किया जाता है। एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का ही प्रयोग किया जा सकता है। यह परीक्षण पारियों में यह परीक्षण 2 पारियों में होता है। पहली पारी में 10 कार्ड और दूसरी पारी में भी अंतिम 10 कार्ड। व्यक्ति को देकर सबसे ज्ञात अंतिम 10 कार्ड व्यक्ति को देकर सबसे अंत में एक सादा कार्ड दिया जाता है और उसको पुराने कार्डों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। यानी एक एक करके सभी कार्ड दिखाए जाएंगे। 10 कार्ड व्यक्ति को दिखाने के बाद उसके बाद एक सादा कार्ड दिया जाएगा और उस सादा कार्ड को जो इन्होंने कार्ड देखे उसके आधार पर उसको कहानी लिखने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ अपने क्या कर सकते हैं, परीक्षा होने के पश्चात परीक्षक परीक्षार्थी को एक चित्र दिखाकर पूछता है चित्र में क्या हो रहा है, उसके होने का क्या कारण है, इसका क्या परिणाम होगा, चित्र में अंकित व्यक्तियों के विचार और भावनाएं क्या हैं। इन प्रश्नों को पूछने के बाद परीक्षक परीक्षार्थी को एक एक करके 10 कार्ड दिखाता है। परीक्षार्थी पहले से इसके होने का क्या कारण है और इसका क्या परिणाम होगा, चित्र में अंकित व्यक्तियों के विचार और भावनाएं क्या हैं। इन प्रश्नों को पूछने के बाद परीक्षक परीक्षार्थी को एक एक करके 10 कार्ड दिखाता है। परीक्षार्थी से गत प्रश्नों की दृष्टि से चित्रों के विषय में कहानी बनाई जाती है, अतः कहानियां तुरंत लिख दी जाती है और इसमें समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती है। यानी समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती है। यहाँ अच्छी प्रकार से उसका अवलोकन और निरीक्षण करने के बाद वहां पे बच्चे को जवाब देना होता है। तो यहाँ कोई सीमा की पाबंदी नहीं है। इसका विश्लेषण करते हैं। अपने विश्लेषण में देखते हैं, यह परीक्षण 14 वर्ष की आयु से अधिक बालक बालिकाओं के लिए विशेष उपयोगी है। यानी ये परीक्षण है टीएटी किसके लिए उपयोगी है, टीएटी 14 वर्ष वाले बालकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से यानी छोटे बालकों पे इसका प्रयोग नहीं करना होता है। परीक्षार्थी साधारणतः अपने को चित्र का कोई पात्र मान लेता है और उसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों भावनाओं समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। यह कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी होती है। प्रेक्षक कहानी का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व और विशेषताओं का पता लगाता है। यानी बच्चे ने जो कार्ड देकर उसके आधार पर जो कहानी लिखी जाती है, उसी कहानी के आधार पर उस बच्चे के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। यानी बच्चे ने क्या समझा और उस कहानी के अंतर्गत लिखा है, वही उसके क्या है, व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है। इसके बाद उपयोगिता क्या है इसकी, इस परीक्षण से सामाजिक तथा व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रौढ़ व्यक्तियों हेतु ये उपयोगी है। यानी इस परीक्षण से सामाजिक तथा व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा है प्रौढ़ व्यक्तियों हेतु यह काफी महत्वपूर्ण है, यह उपयोगी है। तो ये उसकी उपयोगिता है। इसके बाद अपने इसका एक उदाहरण देते हैं और उदाहरण के अंतर्गत अपने समझते हैं। उदाहरण देते हैं, इस परीक्षण में बालकों को एक चित्र दिखाया जाता है, अर्थात यह एक थीम पर आधारित होता है। जैसे एक चित्र में कुछ महिलाएं कुछ पुरुष हैं, तो कुछ बच्चे इस चित्र को देखकर कहेंगे कि पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे कि पड़ोस में कोई कार्यक्रम है तो वहां जा रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि पड़ोस के दादाजी बीमार हैं तो यह सभी वहां जा रहे हैं। अर्थात इस थीम से हम बालकों का क्रम से यह परीक्षण करेंगे कि वह झगड़ालू सामाजिक अथवा शारीरिक बीमार वातावरण से प्रभावित हैं और उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या है,
इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का है। तो यहाँ पे जिस प्रकार का बच्चा वो लिखेगा उसी प्रकार से अपने क्या है उस बच्चे का परीक्षण करेंगे, अपने उसके बारे में रिपोर्ट लिखेंगे अपनी। तो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है जिसके बारे में अपने को जान लेना अति आवश्यक है। इसके बाद ये आपका टीएटी खत्म होता है, थेमेटिक एप्रिसिएशन। इसके बाद आता है बाल अंतर्बोध परीक्षण। कौन सा आता है? बाल बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण शॉर्ट में कहते हैं सीएटी। यानी सीएटी के फुल फॉर्म है, सी का है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन और टी का टेस्ट। तो इस प्रकार चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट ये आता है सीएटी, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। हिंदी में कहते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सीएटी, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। अब चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में अपने यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करते हैं कि ये चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट क्या कहता है। बाल प्रसंगात्मक बोध यानी बाल संपर्त्य परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध यानी बाल संपर्त्य परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट सीएटी, शॉर्ट नाम क्या है? सीएटी है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है सीएटी। तो यहाँ चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट में क्या है? बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी की रचना 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन करने हेतु सुनियोजित बेलोग व्यक्तित्व मापन करने हेतु लियोपोल्ड बेलोग के द्वारा सन 1948 में की गई थी। इस परीक्षण में 10 चित्र जिन पर जानवर के चित्र प्रदर्शित करते हैं तथा इन कार्यों पर अपने चित्रों को देखकर बालक से उसका भी कथानक पूछा जाता है। तो इस प्रकार बाल प्रसंगात्मक एंड बाल संपर्त्य सीएटी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, वो काफी महत्वपूर्ण टेस्ट आता है। उसके बाद अगला आता है बालकों द्वारा दिए गए विचारों का विश्लेषण करके उनकी रुचि, परंपरा, व्यवहार को मापते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। यानी बालकों द्वारा किए गए विचारों का विश्लेषण करके उनकी रुचि, उनकी समस्या, व्यवहार को मापते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। भारत में इस परीक्षण का संशोधन एवं अनुकूलन कोलकाता की उमा चौधरी ने किया। यानी भारत में इस परीक्षण का संशोधन अनुकूलन कोलकाता की उमा चौधरी ने किया। वैसे इस परीक्षण का विचार सर्वप्रथम डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने प्रस्तुत किया था। यानी वैसे इस परीक्षण का विचार किसने किया? सर्वप्रथम डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार भारत में इस परीक्षण का शोधन किसने किया? कोलकाता की उमा चौधरी ने किया। और वैसे इस परीक्षण का विचार सर्वप्रथम किसने? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने इसका विचार को सीएटी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। अब टेस्ट कौन सा? सीएटी है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन और टेस्ट सीएटी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। तो इस प्रकार ये जो सीएटी है, सीएटी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट सीएटी। अब इसका उदाहरण लेते हैं अपने, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट का उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अपने देखते हैं, राजू को गाय का चित्र दिखाते हैं और उस चित्र के बारे में उससे पूछा जाता है तो वह अगर गाय के लिए अच्छी बात, जैसे गाय हमारी माता है क्योंकि गाय हमें दूध देती है, दही घी आदि प्राप्त होता है, इसलिए हमें गाय पालनी चाहिए तथा उसकी रक्षा करनी चाहिए। इससे यह पता लगता है कि राजू में नैतिकता का भाव विद्यमान है। अगर यही चित्र राकेश को दिखाया गया और वह कहता है कि गाय हमें नहीं पालनी चाहिए क्योंकि उससे गंदगी होती है, और इससे यह पता लगता है कि राकेश में अनैतिकता, असामाजिक का अभाव विद्यमान है। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट सीएटी, यानी यहाँ पे ये दिखाया गया है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, और शॉर्ट में क्या होता है? सीएटी होता है। तो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन
inner worlds through must Children's Appreciation Test CAT, Understanding Children Inner Worlds Through, यानी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है जो बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसके बाद अगला जो टेस्ट आता है वो आता है वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण, यानी वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीटेशन टेस्ट SCT, शॉर्ट में से क्या कहते हैं, SCET कहते हैं, SCT कहते हैं। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण, वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट SCT। इस परीक्षण का विकास पाइन व टेंडलर ने 1930 में किया था, यानी इस परीक्षण का विकास किसने किया, पाइन और टेंडलर ने किया था। कब किया था, 1930 में किया था, ये ध्यान रखना। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण किसका है, पाइन व टेंडलर का है। और कब किया गया था, 1930 में किया गया था। लेकिन रोहडे व हाइड्रेथ ने 1940 में एक ऐसा परीक्षण बनाया जिसका प्रयोग व्यक्तित्व मापन में सर्वाधिक किया गया था। भारत में भी विश्वनाथ मुखर्जी ने ऐसे परीक्षण का निर्माण किया। इस विधि द्वारा कुछ अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए दिया जाता है, यानी कुछ अधूरे वाक्य होते हैं और उसको शीघ्र पूरा करना होता है, तो इसी विधि के माध्यम से हम पूरा बच्चे को करना होता है। उदाहरण जैसे मेरी पसंदीदा किताब रामायण, मेरा पसंदीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्थात अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। यानी मेरा पसंदीदा किताब क्या है, रामायण है। मेरा पसंदीदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, अर्थात क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। और अगर पसंदीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होगा। यानी यहाँ इससे भी अपने क्या है, बालक के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो चीजें उदाहरण दिया गया है, मेरी पसंदीदा किताब रामायण है, मेरा पसंदीदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए, अर्थात वो बालक क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बालक है। और अगर पसंदीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो बालक का व्यक्तित्व क्या है, बहिर्मुखी होगा। तो इस प्रकार अपने क्या है, इससे भी बालक के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। बालक कहानी के रूप में जो विचार व्यक्त करता है वह अध्यापक द्वारा उसके व्यक्तित्व के संबंध में विश्लेषित किए जाते हैं। यह विधि लिखित होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। यह विधि क्या है, लिखित होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या होता है, केवल बच्चे को यहाँ पे कहानी लिखनी होती है और उसी के आधार पे व्यक्तित्व उसका निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार अपने इसके अलावा, इस विधि के अलावा कुछ विधियां और आती हैं जिन्हें अपने अन्य विधियों की श्रेणी पे यहाँ पे रखा गया है। तो अन्य विधियां कौन कौन सी हैं, शब्द साक्षर्य परीक्षण, इस विधि को 1879 में गाल्टर ने प्रतिपादित किया था। कौन सी विधि है, शब्द साक्षर्य विधि। यानी जो ये शब्द साक्षर्य परीक्षण है, इस विधि को 1879 में गाल्टर ने प्रतिपादित किया था। इस विधि में शब्दों की सहायता से प्रतिक्रिया करवाते हुए बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण का प्रयास किया गया, जिसमें लगभग 100 शब्दों की सूची का प्रयोग किया गया है। यानी शब्द साक्षर्य परीक्षण विधि 1879 में गाल्टर ने प्रतिपादित किया था। शब्द साक्षर्य किसका है, गाल्टन का, ये ध्यान रखना, गाल्टन का है। कब प्रतिपादित हुई, 1879 के अंतर्गत है। इस विधि में शब्दों की सहायता से प्रतिक्रिया करवाते हुए बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण का प्रयास किया जाता है। किसकी सहायता से, शब्दों की सहायता से, यानी शब्दों को की सहायता से ऐसा किया जाता है, जिसमें लगभग 100 शब्दों की सूची का प्रयोग किया गया था। इसमें कितने शब्दों की सूची का प्रयोग किया गया, 100 शब्दों की सूची का प्रयोग। कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछ लेते हैं, शब्दों की संख्या भी पूछ ली जाती है।
तो यहाँ अपने को ध्यान रखनी है कितने शब्दों का प्रयोग किया गया था, 100 शब्दों की सूची का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे अपने एक उदाहरण लेते हैं। इस विधि में बालक को शब्द बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है और वह जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक करेगा उसका व्यक्तित्व वैसा ही होगा। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, बालक को शब्द बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है, चाहे वो कितने शब्द बोले। वह जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक करेगा उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। तो इस प्रकार शब्द शास्त्र से भी अपने क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है, व्यक्तित्व के बारे में हम जान सकते हैं। अगली आती है खेल व नाटक विधि आती है। इस विधि के प्रवर्तक है वो मोरेनो थे। क्यों, कौन थे, इन खेल विधि के प्रवर्तक कौन है, मोरेनो थे, मोरेनो थे। इस विधि में खेल व अभिनय की सहायता से बालक के अचेतन मन की भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। यानी इस विधि यानी खेल अभिनय की सहायता से, खेल के माध्यम से, अभिनय की सहायता से बालक में जो अचेतन मन की भावनाएं होती हैं उनको जानने के यहाँ पे प्रयास होते हैं, प्रयास किए जाते हैं तथा व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। और जिस प्रकार का जो अचेतन मन से जो आएगा वही क्या होता है, उसका व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व पता लगाया जाता है। यहाँ पे एक अपने उदाहरण लेते हैं। खेल, बालक को अगर शतरंज खेलने का शौक है, यदि बालक को अगर शतरंज खेलने का शौक है तो इसका अर्थ है कि उसका मानसिक विकास अच्छा है और वह प्रतिभाशाली बालक है। अगर बालक को पेंटिंग बनाने का शौक है तो वह अच्छी पेंटिंग बना लेता है, तो उस बालक में सृजनशीलता अधिक होती है। दूसरा, नाटक रामलीला का रोल करने में राहुल को रावण बनना अच्छा लगता है और उसका चरित्र रावण के वेश में सही लगता है। तो इसका अर्थ है कि राहुल क्रोधी स्वभाव है, उसमें इदम प्रवृत्ति अधिक है। और वहीं प्रांजल को राम बनना अच्छा लगता है तो उसका चरित्र सीधा साधा राम जैसा है। यानी प्रांजल की यदि राम बनना अच्छा लगता है तो इसका चरित्र क्या सीधा साधा राम जैसा है। तो इसका अर्थ है प्रांजल में दया, करुणा, समझदारी और परम हेम प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इस प्रकार भी अपने क्या है, बच्चों के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। खेल खेल के साथ अपने यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार अगली जो आती है वो आती है चित्त निराशय विधि। यानी क्या है, चित्त निराशय विधि। इस विधि के प्रवर्तक रोजेनविंग है। इसके प्रवर्तक का ध्यान रखना, इस विधि के प्रवर्तक कौन है, रोजेनविंग है। यानी रोजेनविंग इस विधि के प्रवर्तक है। इन्होंने 12 कार्ड महिलाओं के लिए और 12 कार्ड पुरुषों के लिए निर्धारित किए थे। इसमें कितने हैं, 12 कार्ड है महिलाओं के लिए, 12 कार्ड किसके लिए हैं, फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए हैं। और इसी प्रकार 12 कार्ड ही किसके लिए है, मेल के लिए है यानी पुरुषों के लिए है। ये किसके लिए है, पुरुषों के लिए है, फीमेल वो फीमेल के लिए है और ये क्या है, मेल के लिए है। तो इस प्रकार 12 कार्ड महिलाओं के लिए, किसके लिए, फीमेल के लिए। और 12 कार्ड पुरुषों के लिए, किसके लिए, मेल के लिए। यानी दोनों के लिए कितने 12-12 कार्ड होते हैं। हाँ, और इन कार्डों पे क्या होता है, महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा कुंठा निराशा को मापने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण देते हैं अपने यहाँ पे। एक चित्र, दो महिलाएं हेमा और पुष्पा को दिखाया जाता है। हेमा इस चित्र को देखकर कहती है कि इस चित्र में सब डूबा जा रहा है। इस कथन से हम हमेशा के बारे में कह सकते हैं कि उसके जीवन में कठिनाइयां, निराशा या दुख है और उसके विचारों में नकारात्मकता ज्यादा है। वहीं पुष्पा इस चित्र को देखकर कहती है कि सब ऊपर और आ रहा है। और इस कथानक से हम पुष्पा के बारे में कह सकते हैं कि उसके जीवन में प्रसन्नता, सुख, खुशी है और उसके विचारों में सकारात्मकता ज्यादा है। तो यहाँ पे अपने इस कथन से हम हेमा के बारे में यह कह सकते हैं कि उसके जीवन में कठिनाइयां, निराशा तथा दुख है और उसके विचारों में नकारात्मकता ज्यादा है। वही पुरुष वही पुष्पा इस चित्र को देखकर कहती है कि सब ऊपर आ रहा है। तो इस कथन से हम पुष्पा के बारे में कह सकते हैं कि उसके जीवन में प्रसन्नता, सुख, खुशी और उसके विचारों में सकारात्मकता ज्यादा है। तो इस प्रकार अपने क्या है, इसी प्रकार के डायग्राम्स के माध्यम से भी अपने इसको समझ सकते हैं। मनोविज्ञान, तो इस प्रकार
अगली आती है अभिव्यक्ति परीक्षण यानी चौथी विधि है वो है अभिव्यक्ति परीक्षण। इस विधि के प्रवर्तक मेकोवर थे, यानी इस विधि के प्रवर्तक आपने को ध्यान रखना है कौन थे, मेकोवर थे। इस विधि में बालक को कोई भी चित्र बनाने के लिए कहा जाता है एवं उस चित्र के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण निर्धारण का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे किसी भी बालक को किसी प्रकार का चित्र बनाने के लिए दे दिया जाता है और उसी चित्र के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो इस विधि के प्रवर्तक कौन थे, मेकोवर थे। ये यहाँ ध्यान रखना है अपने को इस विधि के प्रवर्तक के बारे में, किस विधि के प्रवर्तक मेकोवर थे। इसके बाद जो विधियां आती हैं वो आती हैं प्रक्षेपी विधियां, यानी प्रक्षेपी विधियों की विशेषताएं आती हैं। ये जो अभी अपने प्रक्षेपी विधियों के बारे में चर्चा की, तो इन प्रक्षेपी विधियों की विशेषताएं क्या है, इन विशेषताओं के बारे में अपने यहाँ पे अध्ययन करेंगे। व्यक्ति के विचारों, अभिव्यक्तियों, संवेगों, गुणों, अनुभवों और भावनाओं आदि का बाह्य पदार्थों का अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करती है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में सही रूप में जानकारी मिल जाती है और व्यक्ति को किसी बात को छुपाने का अवसर नहीं मिल पाता है। दूसरा, व्यक्ति की सुप्त इच्छाओं को प्रकट करने में सहायक है। तीसरा, प्रक्षेपण विधियां व्यक्ति के अचेतन मन को समझने का एकमात्र उपकरण है। चौथा, इसमें परीक्षक की मनोवृत्ति हावी नहीं रहती। पांचवा, यह परीक्षण परीक्षक व विषय के मध्य सामंजस्य स्थापित करने पर बल देता है। और छठा, ये परीक्षण व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का स्पष्ट चित्र खींचते हैं। तो इस प्रकार ये इनकी क्या है, विशेषता है। तो इन विशेषताओं को भी आप अच्छी प्रकार से देख ले। कई बार क्या होता है कि विशेषताओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद प्रक्षेपी विधियों की सीमाएं आती हैं, क्योंकि विधियों की सीमाएं भी होती हैं। तो प्रक्षेपी विधियों की सीमाओं के बारे में अपने यहाँ पे देखते हैं, अध्ययन करते हैं। पहला है, इन विधियों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी इन विधियों का जब प्रयोग करेंगे तो हमें प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। दूसरा है, इन परीक्षणों में समय अधिक व्यय होता है, यानी परीक्षण अपन इजाद करें तो इसमें समय बहुत ज्यादा व्यय होता है, तो समय की यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तीसरा है, इन विधियों का संबंध केवल मानव के अचेतन मन से ही है, फलतः व्यक्तित्व का मूल्यांकन एकांगी होता है। यानी इन विधियों का जो संबंध है वो केवल मानव के अचेतन मन से ही है, तो हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन है वो एकांगी होता है। चौथा होता है, अनुसंधान कार्यों की अपेक्षा चिकित्सक क्षेत्रों में इनका व्यापक रूप से प्रयोग संभव होता है, यानी अनुसंधान कार्यों की अपेक्षा चिकित्सक क्षेत्रों में इनका व्यापक रूप में प्रयोग संभव होता है। तो पांचवा है, इन परीक्षणों का भावात्मक आधार दृढ़ नहीं होता है, यानी इन परीक्षणों का भावात्मक आधार वो क्या है, दृढ़ नहीं होता है। तो इस प्रकार ये सीमाएं हैं इन विधियों की। उसके बाद आगे आता है प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन, यानी प्रक्षेपी विधियों का है जो भारतीय अनुकूलन किया गया था। तो उसी भारतीय अनुकूलन के बारे में अपने देखते हैं, प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन क्या था। पहला है, कलकत्ता की उमा चौधरी ने टीएटी के 14 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया। किसने किया, कलकत्ता की उमा चौधरी ने टीएटी के 14 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया। दूसरा है, कलकत्ता की उमा चौधरी ने सीएटी के 10 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया, यानी उमा चौधरी ने सीएटी के 10 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया था। तीसरा है, जबलपुर मध्य प्रदेश के दुबे दंपति ने वाक्य पूर्ति परीक्षण बनाया था, यानी जबलपुर मध्य प्रदेश के दुबे दंपति ने वाक्य पूर्ति परीक्षण बनाया। और चौथा है, इलाहाबाद ब्यूरो ने शब्द शास्त्र परीक्षण प्रकाशित किया। तो ये क्या है, भारतीय अनुकूलन है इन परीक्षणों का। तो इस प्रकार भारतीय अनुकूलन में इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन के लिए अनेक प्रकार के ऐसे परीक्षण हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है, और इन परीक्षणों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद आगे जो आता है वो आता है अप्रक्षेपण यानी निरप्रक्षेपण विधियां, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। अभी तो अपने प्रोजेक्टिव मेथड कर रहे थे, अब है नॉन प्रोजेक्टिव मेथड आते हैं। यानी अप्रक्षेपण यानी निरप्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कौन कौन सी होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिनमें कोई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण संश्लेषण कर व्यक्तित्व को समझ सके, वही अप्रक्षेपण विधियां कहलाती हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जिनमें कोई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण संश्लेषण कर व्यक्तित्व को समझ सके, वही अप्रक्षेपण विधियां कहलाती हैं। अर्थात ऐसी विधियां जिसमें अवलोकन करके परीक्षण किया जाए।
यानी ऐसी विधियां जिसमें क्या किया जाए, अवलोकन करके परीक्षण किया जाए। पहली है आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियां। नंबर एक कौन सी है, आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियां है। नंबर दो आत्मकथा लेखन विधि। नंबर दो कौन सी है, आत्मकथा लेखन विधि। नंबर तीन प्रश्नावली विधि। इसमें दो, यानी आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत पहली है आत्मकथा लेखन विधि, दूसरी है प्रश्नावली विधि, और तीसरी है व्यक्ति इतिहास विधि, और चौथी है वो है साक्षात्कार विधि। तो इस प्रकार ये चार विधियां भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, किसमें, आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत। तो आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत कौन सी है, नंबर एक आत्मकथा लेखन विधि, नंबर दो प्रश्नावली विधि, नंबर तीन व्यक्ति इतिहास विधि, और नंबर चार साक्षात्कार विधि। ये क्या है, आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं। तो आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद आत्मकथा लेखन विधि, अंतः दर्शन विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। पहली कौन सी है, आत्मकथा लेखन विधि। आत्मकथा लेखन विधि भी लिखा आ सकता है, अंतः दर्शन विधि भी लिखा आ सकता है, और आत्मनिरीक्षण भी, तीनों एक ही बात है। यदि इनमें से कुछ भी लिखा है वो यही होगी। यह विधि के द्वारा उसके स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। यानी इस विधि के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है, और यह एक प्राचीनतम विधि है। यानी अंतर्दर्शन आत्मकथा क्या है, एक प्राचीनतम विधि है। दातव्य रहे, इस विधि का दर्शन जॉन लॉक ने दिया, लेकिन इसके जन्मदाता विलियम वुड और टिचनर है। यानी इस विधि का दर्शन किसने दिया, जॉन लॉक ने दिया था, लेकिन प्रतिपादक जन्मदाता कौन है, विलियम वुड और टिचनर है। तो आत्म लेखन विधि, अंतर्दर्शन विधि, आत्मनिरीक्षण विधि विलियम वुड और टिचनर की है। इस विधि में जिस व्यक्ति का मापन किया जाता है उसे कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं व संस्मरणों का वर्णन लिखने को कहा जाता है, और इसके आधार पर व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का पता लगाया जाता है। यानी इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, इस विधि में जिस व्यक्ति का मापन किया जा रहा है या किया जाता है उसे कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं व संस्मरणों का वर्णन लिखने को कहा जाता है, और इसके आधार पर व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का पता लगाया जाता है। जैसे पुराने समय में साधु, महात्मा, संत आदि इसी प्रकार का निरीक्षण अर्थात आत्म दर्शन या आत्म निरीक्षण करते थे। इसके बाद अगली आती है प्रश्नावली यानी परिसूची विधि। दूसरी कौन सी आती है, प्रश्नावली आती है। प्रश्नावली यानी परिसूची विधि। तो प्रश्नावली और परिसूची विधि कौन सी है, प्रश्नों के समूह को प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नों के समूह को क्या कहते हैं, प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली विधि साक्षात्कार का औपचारिक एवं लिखित रूप है, अतः इस विधि को कागज पेंसिल विधि नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है, कागज पेंसिल विधि कौन सी है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, प्रश्नावली विधि है। तो इसी नाम से भी इसको पूछ लेते हैं। जानते हुए रहे अपने को ध्यान रखना है क्या है, प्रश्नावली विधि का दर्शन प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने गीता दर्शन को आदर्श मानते हुए दिया। यानी प्रश्नावली विधि का दर्शन किसने दिया, प्रसिद्ध प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने दिया था। प्रश्नावली विधि किसने किया, सुकरात ने दिया था। किसका, गीता दर्शन को आदर्श मानते हुए दिया। लेकिन इसके जन्मदाता वुडवर्थ है। लेकिन उसके जन्मदाता कौन है, वुडवर्थ है, जन्मदाता है वो वुडवर्थ है, ये ध्यान रखना। दर्शन किसने दिया, सुकरात ने। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने गीता दर्शन को आदर्श मानते हुए दिया, और इसका जन्मदाता है वो वुडवर्थ है। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है, वुडवर्थ है। इस विधि में अध्ययनकर्ता सामने उपस्थित नहीं होता है, अतः इस विधि से एक साथ लाखों लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। यानी इस विधि में अध्ययनकर्ता सामने उपस्थित नहीं होता, अतः इस विधि से एक साथ लाखों लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये वुडवर्थ ने एक महत्वपूर्ण विधि इजाद की थी। अब अपने को ध्यान देने वाली बात कौन सी है, यहाँ पे देखना है अपने को। इस विधि द्वारा मौखिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस विधि का मौखिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कहाँ होता है, मौखिक रूप में होता है। तो यह प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है, यह प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। इस विधि की मदद के लिए जो विधि प्रयोग में लाई जाती है उसे प्रविधि कहते हैं। इस विधि में प्रयोग हेतु व्यक्ति के गुणों, परीक्षण हेतु प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। अब 4 प्रकार कौन कौन से यहाँ देखने हैं। पहली है बंद प्रश्नावली।
यानी प्रतिबंधित प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली यानी प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में उत्तर हाँ या ना में देना होता है, यानी बंद प्रश्नावली प्रतिबंधित प्रश्नावली में क्या उत्तर हाँ या ना में देना होता है। दूसरी है खुली प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में उत्तर लिखने की छूट होती है, यानी खुली प्रश्नावली में लिखने की छूट होती है। तीसरी है सचित्र प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में प्रश्न के उत्तर से संबंधित चित्र होते हैं। और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली, और इस प्रश्नावली में उपरोक्त तीनों प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण होता है। तो ये 4 प्रकार की प्रश्नावली है। बंद प्रश्नावली प्रतिबंधित प्रश्नावली से उत्तर हाँ या ना में देने होता है। खुली प्रश्नावली से उत्तर लिखने की छूट होती है। सचित्र प्रश्नावली, इसमें प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर से संबंधित चित्र होते हैं। और सातवीं मिश्रित प्रश्नावली, यानी इस प्रश्नावली में उपरोक्त तीनों प्रश्नावलियों का क्या होता है, मिश्रण होता है। प्रश्नावली की सहायता से व्यक्ति के गुणों की परीक्षा की जाती है, यानी किसकी सहायता से, प्रश्नावली की सहायता से व्यक्ति के गुणों की परीक्षा है वो की जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। व्यक्ति के गुणों की परीक्षा किस प्रकार की जाती है, पूछा जा सकता है, तो ये क्या है, प्रश्नावली की सहायता से व्यक्ति के गुणों की परीक्षा की जाती है। उसके बाद अगली आती है जीवन वर्त विधि, यानी व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जन्म से लेकर के वर्तमान समय तक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी जन्म से लेकर के वर्तमान तक के पूरे उसके व्यक्तित्व से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है वो होता है। इस विधि के जन्मदाता टाइडमैन है। कौन है, इस विधि के जन्मदाता है वो टाइडमैन है। जीवन वर्त विधि, व्यक्ति इतिहास विधि किसकी है, टाइडमैन की है। व्यक्ति इतिहास विधि का विकास ईसा के लगभग 400 ईस्वी पूर्व में समस्यात्मक बालकों, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, स्कूल से भाग जाने वाले एवं बाल अपराधी बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, का अध्ययन करने में किया जाता है। और इस विधि द्वारा परीक्षक व्यक्ति के माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र आदि के संबंध में उससे अनेक प्रश्न पूछता है। और इस प्रकार प्राप्त 6 सामग्री परीक्षक इस निष्कर्ष को खोजने का प्रयास करता है कि उक्त संबंधों के संदर्भ में व्यक्ति किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है। इस प्रकार इस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक रोगों का पता लगाया जाता है। समस्या के कारणों को जानना निदान कहलाता है, और निदान मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है ताकि उनका उपचार, समस्यात्मक कारणों को दूर करने का उपचार कहलाता है, शिक्षा के द्वारा किया जा सके। तो इस प्रकार जीवन जो अध्ययन विधि है वो काफी महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंतर्गत जन्म से पूर्व से लेकर के और वर्तमान स्थिति तक के पूरा डाटा का विश्लेषण किया जाता है। जो जानकारी हर जगह से ली जाती है, स्कूल से, उसके दोस्तों से, उसके परिवार के संबंधियों से, उसके रिश्तेदारों से, जहाँ से भी बनता है वहां से डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, जिसमें चोरी करने वाले बालक हैं, कक्षा से भाग जाने वाले बालक हैं, देरी से आने वाले बालक हैं, तो इस प्रकार झूठ बोलने वाले बालक हैं, तो ये तमाम इस प्रकार के जो बालक है उन पे इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट, यहाँ पे ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है यह विधि निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये ध्यान रखना कि यह विधि है निदानात्मक विधियों में क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है, निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगली जो विधि आती है वो आती है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि यानी साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। यह शब्द इंटर या व्यू से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ होता है आंतरिक तथा व्यू का अर्थ होता है अवलोकन। तो साक्षात्कार का अर्थ है आंतरिक अवलोकन करना, अर्थात आपसी वार्तालाप। जॉन जी डाले के अनुसार साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक है। यह व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। इस विधि में प्रश्न समय सीमा अनिश्चित होती है। साक्षात्कार विधि में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार दाता के मध्य वार्तालाप होता है, और साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। यानी साक्षात्कार भी एक महत्वपूर्ण विधि है। नियंत्रित और औपचारिक साक्षात्कार, यानी पहले साक्षात्कार प्रकार है नियंत्रित एवं औपचारिक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं। साक्षात्कारकर्ता को जो प्रश्न पूछता है उसी का जवाब देना होता है। अनियंत्रित एवं अनौपचारिक साक्षात्कार, इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। यानी नियंत्रित होता है उसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, और अनियंत्रित में प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते, खुला होता है। साक्षात्कार में व्यक्ति के ज्ञान का नहीं अपितु उसकी बॉडी लैंग्वेज के व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में लगभग
55% प्रभाव उसकी बॉडी लैंग्वेज का, 38% प्रभाव उसके अभिव्यक्ति का और लगभग 7% प्रभाव उसे साक्षात्कार में इस्तेमाल किए गए शब्दों की शक्ति का होता है। तो इस प्रकार साक्षात्कार भी एक महत्वपूर्ण विधि है जिसका प्रयोग बड़े स्तर पे किया जाता है। उसके बाद आती है वस्तुनिष्ठ विधियां, यानी इसके बाद कौन से आते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव के बाद आती है वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड आते हैं। पहले प्रोजेक्टिव मेथड थे, उसके बाद नॉन प्रोजेक्टिव मेथड थे, यानी प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। अब है वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड आते हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या, जब व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तित्व के विषय में जानकारी नहीं दे अपितु कोई और उसके व्यक्तित्व के विषय में बताए तो इसे वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तित्व के बारे में जानकारी नहीं देगा अपितु कोई और उसके व्यक्तित्व के बारे में बताएगा, तो वो क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि है। जैसे निरीक्षण विधि, नंबर 2 निर्धारण मापनी विधि, नंबर 3 समाजमिति विधि, नंबर 4 परिस्थिति परीक्षण विधि, नंबर 5 निष्पादन परीक्षण विधि। इसमें ध्यान दें, निरीक्षण विधि, निर्धारण मापनी विधि, समाजमिति विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि और निष्पादन परीक्षण विधि, इन विधियों का प्रयोग है वो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत होता है। पहली आती है निरीक्षण यानी बहिर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि यानी बहिर्दर्शन विधि, जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरों की क्रियाओं का अध्ययन करना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरों की क्रियाओं का अध्ययन करना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। इस विधि को अवलोकन या निरीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का जनक जे वाटसन को माना जाता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक शिक्षक द्वारा बालक का विभिन्न स्थितियों में सतत परीक्षण या अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर बालक के व्यक्तित्व का संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बालक विषय का व्यक्तित्व कैसा है, निरीक्षण नियंत्रित होता है और इस विधि के द्वारा पागल व्यक्ति, जानवर, छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। निरीक्षण विधि दो प्रकार की मानी जा सकती है, घोषित निरीक्षण जिसमें व्यक्ति को पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, यानी घोषित निरीक्षण में क्या होता है, व्यक्ति को पहले से सूचना दे दी जाती है, और दूसरी है अघोषित निरीक्षण, इसमें व्यक्ति को पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। निरीक्षण विधि के दोष आते हैं। अब निरीक्षण विधि के दोष कौन कौन से हैं, अपने को यहाँ पे दोषों के बारे में चर्चा करनी है। नंबर 1, प्रेक्षणकर्ता का पक्षपात पूर्ण होना। नंबर 2, समय अधिक लगता है। नंबर 3, एक से अधिक प्रेक्षणकर्ताओं के निष्कर्ष में भिन्नता होती है। नंबर 4, यदि व्यवहारकर्ता को पता चल जाए कि उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है तो बनावटी व्यवहार करने की संभावना रहती है। नंबर 5, यह विधि स्वयं में पूर्ण नहीं होती है। नंबर 6, विश्वसनीयता की कमी रहती है। और नंबर 7, इस विधि के द्वारा दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन विधि के ये दोष हैं। नंबर 1, प्रेक्षणकर्ता का पक्षपात पूर्ण होना। नंबर 2, समय अधिक लगता है। नंबर 3, एक से अधिक प्रेक्षणकर्ताओं से के निष्कर्ष में भिन्नता होती है। नंबर 4, यदि व्यवहारकर्ता को पता चल जाए कि उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है तो बनावटी व्यवहार होने की संभावना रहती है। नंबर 5, यह विधि स्वयं में पूर्ण नहीं होती है। और नंबर 6, अविश्वसनीयता की कमी रहती है। और नंबर 7, इस विधि के द्वारा दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार 7 ये निर्धारित थे। उसके बाद दूसरी आती है, वो आती है निर्धारण यानी क्रम निर्धारण मापनी। निर्धारण या फिर क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल आती है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल कहते हैं। निर्धारण क्रम निर्धारण मापनी अंग्रेजी में रेटिंग स्केल कहते हैं। इस विधि के प्रवर्तक लिंकर्ट थर्स्टन है। इस विधि के प्रवर्तक कौन है, लिंकर्ट थर्स्टन है, ध्यान रखना। यद्यपि यह विधि पूर्णतया वस्तुनिष्ठ नहीं है, फिर भी डॉक्टर एस माथुर के अनुसार निर्धारण मापनी वह विधि है जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए है, जो कम रूप में अभिव्यक्त है और साधारण ढंगों से अधिक सही है, और यह व्यक्तित्व ढंग से अध्ययन करती है। यह व्यक्तित्व ढंग से अध्ययन करती है। निर्धारण मापनी का प्रयोग प्राय यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने साथियों अथवा अपने परिचितों के समक्ष अपने व्यक्तित्व के संबंध में क्या छवि या क्या छाप छोड़ता है। तो ये निर्धारण मापनी होती है। उसके बाद अगले व्यक्तित्व का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी अपनी अपनी विश्वसनीयता, वेदता, सुगमता,
के कारण काफी प्रचलित है। फेकनर ने इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फेकनर ने किया था, ये ध्यान रखना। यानी इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फेकनर ने किया था। गाल्टन को प्रथम निर्धारण मापने के प्रकाशन का श्रेय दिया जाता है। प्रथम प्रकाशन का श्रेय किया जाता है गाल्टन को किया जाता है। उसने सन 1883 में मानसिक बिंब सृष्टि संबंधित निर्धारण मापने का प्रकाशन किया। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ईमानदारी गुण विशेषण को 5 बिंदु मापनी 5 पॉइंट स्केल निर्धारण में व्यक्त करते हैं। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है जैसे अशोक सत्य बोलता है। तो इस प्रकार ये निर्धारण मापनी का व्यक्तित्व, निर्धारण मापनी से बच्चे के व्यक्तित्व का मापन है वो किया जाता है। 5 बिंदु मापनी यहाँ पे आती है। 5 बिंदु मापनी के बारे में उल्लेख है। सर्वदा उत्तम ये 100% होता है। प्राय औसत से कम अधिक ये 75 होता है। कभी कभी औसत 50 होता है। बहुत कम औसत से कम 25% होता है। कभी नहीं निकृष्ट होता है वो 25 होता है। तो इस प्रकार ये क्या होती है? 5 बिंदु मापनी है, निर्धारण मापनी है, इसी से इसका मापन है वो किया जाता है। उसके बाद निर्धारण मापनी 6 प्रकार की हो सकती है। निर्धारण मापनी के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 चेकलिस्ट मापनी, नंबर 2 आंकिक निर्धारण मापनी, नंबर 3 ग्राफिक मापनी, नंबर 4 क्रम निर्धारण मापनी, नंबर 5 स्थिति निर्धारण मापनी, नंबर 6 बाह्य चयन निर्धारण मापनी। यानी निर्धारण मापनी के 6 प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1 चेकलिस्ट मापनी, नंबर 2 आंकिक निर्धारण मापनी, नंबर 3 ग्राफिक मापनी, नंबर 4 क्रमिक निर्धारण मापनी, नंबर 5 स्थिति निर्धारण मापनी और नंबर 6 बाह्य चयन निर्धारण मापनी। तो इस प्रकार ये निर्धारण मापनी के 6 प्रकार हैं। उसके बाद आता है समाज मिति, सोशियल ग्राम मेथड। समाज मिति सोशियल ग्राम मेथड। समाज मिति विधि का प्रतिपादन जेकाब मोरेनो ने किया था। 1934 ईस्वी में किया। यानी समाज मिति विधि का प्रतिपादन किस किया? जेएल मोरेनो, यानी फुल फॉर्म है जेकाब मोरेनो, 1934 में किया। इस विधि का प्रयोग बालकों के सामाजिक गुणों के मापन हेतु इस विधि का प्रयोग बालकों के सामाजिक गुणों के मापन हेतु किया जाता है। अर्थात समूह में परस्पर संबंध को स्पष्ट करने हेतु होता है। किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 प्रश्न देकर उनकी प्रतिक्रिया ज्ञात करके समाज मिति का निर्माण किया जाता है। इस विधि के द्वारा परिवार, विद्यालय, कक्षा एवं कार्यालय आदि में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति का पता लगाया जाता है। तो ये क्या है? समाज मिति सोशल ग्राम मेथड आता है। उसके बाद अगली आती है निष्पादन परीक्षण आता है। निष्पादन परीक्षण अगली विधि कौन सी है? निष्पादन परीक्षण है। परफॉर्मेंस टेस्ट आता है। इस विधि का प्रयोग हार्टशॉर्न एवं मे ने ईमानदारी का गुण मापने हेतु किया है। यह व्यक्तिक विभिन्नताओं के मापन हेतु एक व्यवहारिक विधि है। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहा जाता है। मापनकर्ता इस विधि में बालक या व्यक्ति को कुछ कार्य करने को देता है तथा उस कार्य को संपन्न करने में अभिव्यक्त अनेक व्यक्ति विशेषज्ञों का पता लगाता है और यह विधि किसी कार्य विशेष के चुनाव में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे निष्पादन परीक्षण के बारे में अपने को ध्यान रखना है। इस विधि का प्रयोग वह हार्टशॉर्न व मे ने किया था। किसने किया? हार्टशॉर्न व मे ने किया था। ईमानदारी के गुण मापने हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार व्यक्तिक विभिन्नताओं के मापन हेतु एक व्यवहारिक विधि है ये, और इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहा जाता है। मापनकर्ता इस विधि में बालक या व्यक्ति को कुछ कार्य करने को देता है अतः उस कार्य को संपन्न करने में अभिव्यक्त अनेक व्यक्ति विशेषज्ञों का पता लगाता है। यह विधि किसी कार्य विशेष के चुनाव करने में प्रयुक्त होती है। 5 इससे अगला आता है वो परिस्थिति परीक्षण आता है। 5वीं है परिस्थिति परीक्षण। परिस्थिति परीक्षण यानी सिचुएशन टेस्ट आता है। यह विधि निष्पादन विधि के ही समान है। अंतर केवल यह है कि इसमें किसी कृत्रिम परिस्थिति में बालक या व्यक्ति को रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये कृत्रिम परिस्थितियां व्यक्ति के साहस, धैर्य, नेतृत्व, परिश्रम, ईमानदारी आदि गुणों का मूल्यांकन हेतु आयोजित की जाती है। इसकी कृत्रिमता का पता बालक को चलने नहीं दिया जाता है। यानी परिस्थिति परीक्षण सिचुएशन जो टेस्ट है वो यह एक निष्पादन विधि के ही समान है। और
अंतर केवल यह है कि इसमें किसी कृत्रिम परिस्थिति में बालक या व्यक्ति को रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कृत्रिम परिस्थिति के अंतर्गत बालक को यहाँ पे रखा जाता है। ये कृत्रिम परिस्थितियां व्यक्ति में साहस, धैर्य, नेतृत्व, परिश्रम, ईमानदारी आदि गुणों का मूल्यांकन आयोजित करती है। इसकी कृत्रिमता का पता बालक को चलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगली जो आती है वो आती है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। यानी नेक्स्ट जो आती है वो कौन सी आती है? मनोविश्लेषणात्मक विधियां आती हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड आती हैं। ये विधियां निम्नलिखित हैं। मुक्त साहचर्य परीक्षण, इस विधि के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे और इसका विकास युंग जुंग ने किया। इस विधि का प्रयोग मानसिक रोगियों हेतु हुआ। इस विधि में मनोचिकित्सक द्वारा सम्मोहित कर अर्ध चेतन अवस्था में लाया जाता है। फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे अंतर्मन की छुपी भावना प्रकट होती है। मनस्तापी बालकों के कुसंयोजन के कारणों के निदान और उपचार में यह विधि उपयोगी है। यानी मुक्त साहचर्य परीक्षण, इस विधि के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे। मुक्त साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। इसका विकास युंग जुंग ने किया। इस विधि का प्रयोग मानसिक रोगियों हेतु हुआ। इस विधि में मनोचिकित्सक द्वारा सम्मोहित कर अर्ध चेतन अवस्था में लाया जाता है। फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे अंतर्मन में छुपी भावना प्रकट होती है। मनस्तापी बालकों के कुसंयोजन के कारणों के निदान एवं उपचार में यह विधि काफी उपयोगी है। दूसरा है स्वप्न विश्लेषण विधि। इस विधि के विषयों को अपने स्वप्नों का वर्णन करने हेतु कहा जाता है। स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अतृप्त इच्छाओं अथवा इच्छा पूर्ति में बाधक तत्वों का पता लगाकर उनका निराकरण किया जाता है। तो स्वप्न विश्लेषण विधि क्या है? इस विधि में विषय को अपने स्वप्नों का वर्णन करने हेतु कहा जाता है। स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अतृप्त इच्छाओं अथवा इच्छा पूर्ति में बाधक तत्वों का पता लगाकर उनका निराकरण किया जाता है। तो ये मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं। तो इस प्रकार आज इस क्लास के अंतर्गत जो हमारी व्यक्तित्व मापन की विधियां रही, तो समस्त जो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं जो मनोविज्ञान के द्वारा निर्धारित हुई है, उन व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में अपने अध्ययन किया और जितनी प्रकार की विधियां दी गई हैं उसके बारे में बड़े स्ट्रिक्ट रूप से यहाँ पे अध्ययन किया गया है, वहाँ पे बताया गया है। और यहाँ से कोई यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो इसलिए इस क्लास को आप अच्छी प्रकार से आपने आपने देखा है, सुना है, तो आप इससे संबंधित प्रश्न है उसको अच्छी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा लेवें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि इसके इन ये जो क्लासें चैप्टर कंप्लीट पूरे हो जाएंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपके MCQ की क्लासें आने वाली हैं, यानी जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, जो विकल्पात्मक प्रश्न रहेंगे, तो उनकी क्लासें रहेगी। तो आपने आपने जो टॉपिक पढ़े हैं तो उसमें आपकी कैसी तैयारी हुई इसका पता उन टेस्ट से अपने लगा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दे लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप उनका लाभ उठा सकें। और भी आपके साथी हैं तैयारी करने वाले तो उनको आप लिंक शेयर करें ताकि वो भी ये साइकोलॉजी का ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकें और उन क्लासों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय